तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, देवराज क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। हमने जो है पिछले लेक्चर में यूनिट एंड डायमेंशन में उसका कुछ पोर्शन हमने कर लिया था। आज जो है आगे के जो कॉन्सेप्ट है यूनिट डायमेंशन के, खास करके जो मेजरमेंट वाला, उस पोर्शन को हम लोग समझने वाले हैं। और मेजरमेंट के बाद और भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। चलिए जो है वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं कि कहाँ तक पढ़ लिए थे। पिछले क्लासेस में हमने जो है कहाँ तक कर लिया था। एक मिनट। तो डायमेंशन तक हो गया था। डायमेंशन के बाद हमें करना था मेजरमेंट से, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट से इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब उसमें मेजरमेंट का सबसे पहला जो टॉपिक होता है, जब भी आप किसी चीज़, कोई भी इंस्ट्रूमेंट किसी भी चीज़ को जब मेजर कर रहा होता है तो सारे इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी एक लिमिटेशन है कि कौन कितना प्रिसाइज वैल्यू को मेजर कर सकता है, कितना ज़्यादा करेक्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है। और जो न्यूनतम करेक्टनेस वैल्यू होती है कि वहाँ तक वो एकदम बिल्कुल ठीक ठीक मेजर करेगा, वो करेक्टनेस वैल्यू कहलाती है लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट क्या होता है? सबसे पहला यहाँ पे एक वर्ड आया लिस्ट काउंट, कि भाई साहब लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कि जो सबसे कम काउंट करे उसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, कि कम से कम कितना काउंट कर सकता है वो। जैसे बिल्कुल एकदम छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं आपको। जैसे हमारे पास क्या होता है कि स्केल होता है। स्केल से आप क्या मेजर करते हो? सेंटीमीटर वाला। सेंटीमीटर के भी बीच में छोटा छोटा खांचा बना रहता है ना। 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 पतले पतले लाइंस बने हुए हैं। उसको आप बोल रहे हो एक, प्रत्येक को 1 mm बोल रहे हो। अब क्या 1 mm से कम डिस्टेंस होगा तो क्या प्रिसाइजली मेजर कर पाओगे? नहीं मेजर कर पाओगे। तो यदि तुम्हारे पास स्केल है और इस स्केल पे कुछ मार्किंग बना हुआ है ऐसे करके, इस प्रकार से बीच में 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद यहाँ पे जो 10 है, यहाँ पे आकर के जो है ये बड़ा सा डंडा है पूरा, यहाँ से मान लीजिए 0 से लेके 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 सेंटीमीटर के जो एक पहला वाला जो लाइन है जो 1 mm को बता रहा है, 1 mm को बता रहा है, क्या 1 mm से छोटा लेंथ को हम बता पा रहे हैं? नहीं बता पा रहे हैं। 1 mm से छोटा अगर लेंथ होगा तो हम नहीं बता पाएंगे। एक माइक्रोमीटर को नहीं बता सकते हम यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो हमारा मीटर स्केल है वो सबसे कम वैल्यू 1 mm को ही मेजर कर पा रहा है। इसका मतलब 1 mm इज द लिस्ट काउंट। ये उसका लिस्ट काउंट है। ऐसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसकी अपनी मेजरमेंट का सबसे लोवेस्ट वैल्यू है, उसी लोवेस्ट वैल्यू को मेजर कर सकता है। उससे कम जैसे ही हम करेंगे भाई साहब वो एरर दे देगा। अच्छा, लिस्ट काउंट ही, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट ही परमिसेबल मैक्सिमम एरर होता है। दिस इज द मैक्सिमम एरर। इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गलती करेगा तो इतना ही कर सकता है, वो लिस्ट काउंट के बराबर ही कर सकता है वो। जैसे अगर मैं इसको कंप्लीट तो यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट डेट मेजर कर ही लूँगा, लेकिन अब 1 के बाद 2 होगा या 3 होगा, कितना होगा वो बात हम करेक्टली नहीं बता पाएंगे। तो मैक्सिमम जो चांसेस है गलती होने की, है ना, वो लिस्ट काउंट के बराबर होती है, ठीक है। अगर मेजरमेंट लिया जाता है तो आगे बहुत सारे सवाल में इस कॉन्सेप्ट का यूज भी करा जाता है कि अगर लिस्ट काउंट दे दिया है तो मैक्सिमम परमिसेबल एरर उसको हम मान रहे हैं कि ये अगर इतना लिस्ट काउंट है तो ज़्यादा गलती करेगा, इतना गलती करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स द लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को बोलते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, द स्मॉलेस्ट वैल्यू that can be measured by the measuring instrument called its the list count। मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो सबसे कम वैल्यू को मेजर किया जाएगा वो वैल्यू कहलाएगा लिस्ट काउंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द रिजोल्यूशन। इसको रिजोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हो यहाँ पे रूलर स्केल का, अभी हमने एग्जांपल दे ही रहा था कि हमारे पास जो रूलर स्केल होता है जिस पे रख के हम प्रत्येक मेजरमेंट को यहाँ पे ले रहे होते हैं कि कितना कितना सेंटीमीटर का है, पूरा यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक छोटे छोटे से खांचे भी बने हुए हैं। अब ये छोटा प्रत्येक खांचा कितना को बता रहा है? 1 mm को बता रहा है। इसका मतलब इस मीटर स्केल की लिस्ट काउंट 1 mm है। मीन्स कम से कम आप लेंथ जो है इस मीटर स्केल से जो निकाल पाओगे करेक्टली वो 1 mm निकालोगे। 1 mm का मतलब होता है 1 मीटर का 1000 भाग। दैट मीन्स 10 के पावर -3 मीटर, दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर। तो ये 1 mm है। 1 mm का मतलब आप 1 सेंटीमीटर के 10 हिस्सा कर दो या 1 मीटर को 1000 भाग में तोड़ दो, वो mm कहलाता है, 1 mm कहलाता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में एडवांस में सवाल आते हैं, जेईई मेंस में कभी कभी सवाल आते हैं और नीट में भी कभी कभी दे देता है, ठीक है, इस बार भी दे दिया था।
इंस्ट्रूमेंटाइजेशन से सवाल। तो इस प्रकार से वर्नियर कैलिपर क्या होता है कि एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ये, इसमें 2 स्केल लगे होते हैं। एक होता है मेन स्केल, ये जो स्केल है जो इसके ऊपर लगा हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग मेन स्केल, और एक जो स्केल साइड में दिखाई दे रहा होगा इधर से, ठीक है, इस पे भी मार्किंग रहती है, इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। दिस इज द वर्नियर स्केल। तो 2 स्केल से बना हुआ है, एक मेन स्केल है, दिस इज द मेन स्केल, और एक होता है वर्नियर स्केल, और ये दोनों स्केल मिल करके किसी भी चीज के रीडिंग को दे रहे होते हैं, ठीक है। जैसे 1 mm से छोटा डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना हो तो 1 mm से छोटा डिस्टेंस मेजर करता है वर्नियर कैलिपर, क्योंकि 1 mm का भी 10वां भाग मेजर करता है ये, मतलब और प्रिसाइज मेजरमेंट हो गया। कि अगर मान लीजिए कि 1 mm से छोटा डिस्टेंस है तो ये तो मेजर नहीं कर सकता ना, इसके बस में नहीं है मेजर करने की। अगर इन दोनों लाइंस की, अगर ये 2 लाइंस में जूम कर दूं, ये 2 लाइंस के बीच में कोई लाइन है और वहां पे मैं डिस्टेंस मेजर करना है कितना है, तो हम नहीं एग्जैक्ट बता पाएंगे कि कितना है, लेकिन ये बता पाएगा, बिकॉज ये क्या कर रहा है फिर अगेन उस 2 एलिमेंट को एकदम बिल्कुल 10 भाग में तोड़ दे रहा है। तो 0.1 mm मतलब 1 mm की जो लेंथ है ना, 1 mm की लेंथ को भी 10 हिस्सा में डिवाइड करके प्रत्येक हिस्सा की लेंथ को निकालने का काम करता है वर्नियर कैलिपर। तो इट रीड्स प्रिसाइजली, जिसका लिस्ट काउंट और भी 0.1 हो जाता है। दिस इज लेस देन द मीटर स्केल। इसके आगे एक स्क्रू गेज नाम का इंस्ट्रूमेंट है। स्क्रू गेज इसलिए बोलते हैं कि इसमें स्क्रू टाइप का लगा होता है, यू है, और ऐसे ऐसे घुमाते हैं, इसी के बीच में हम किसी भी चीज़ को कस देते हैं और कस करके इसको मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर पीच नाम का टर्म्स आते हैं, ऐसे ऐसे ये रोटेट होता है, रोटेट होने के बाद ये आगे की तरफ ये स्लाइड करता है, ये आगे की तरफ स्लाइड करता है, इस तरह से मूव करता है। एक रोटेशन हम लोग जब देते हैं तो 1 चक्कर पूरा होता है, 1 चक्कर पूरा होता है तो ये आगे मूव करता है। इस प्रकार से मेजरमेंट लेता है ये स्क्रू गेज। और स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट है वो 1 mm के भी 10वां भाग है। ये बताओ कितना प्रिसाइजली मेजर कर रहा है कि 1 mm का जो, मतलब इसको हम मीटर में लिखें तो 10 के पावर -5 मीटर तक के मेजरमेंट करने का क्षमता रखता है ये स्क्रू गेज। और इससे भी एडवांस है स्फेरोमीटर, इससे भी एडवांस है स्फेरोमीटर। इसे स्फेरोमीटर इतना पतला चीज को मेजर करता है, जैसे अगर मैं बाल की थिकनेस को बात कर रहा हूँ, या अगर किसी मकड़े की जो स्ट्रिंग क्या बोलते हैं, वेब, जाल, नेट, तो उसकी मैं अगर बात कर रहा हूँ तो वो चीज़ भी निकालने का काम कर देता है ये। इतना ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करता है स्फेरोमीटर। और स्फेरोमीटर क्या कर रहा होता है कि ये सबसे कम जो है 1 mm के 1000वें भाग को मेजर करता है, मतलब 1 माइक्रोमीटर को भी मेजर कर देता है, 1 माइक्रोमीटर लेंथ को भी मेजर कर देता है। दिस इज वेरी स्मॉल मेजरमेंट। तो इसका लिस्ट काउंट हो जाता है 0.001। तो ये हमने यहाँ पे 4 इंस्ट्रूमेंट देखे। एक है मीटर स्केल, है ना, रूरल स्केल जिसको बोलते हैं, 1 mm है इसका लिस्ट काउंट। यह है हमारा वर्नियर कैलिपर जिसका लिस्ट काउंट 0.1 है। और अगर हम यहाँ देखें तो ये है स्क्रू गेज जिसका लिस्ट काउंट 0.01 है, और ये है स्फेरोमीटर जिसका लिस्ट काउंट 0.001 mm है। और ये इसकी मैक्सिमम परमिसेबल एरर भी है, ध्यान रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे अगर हम बात कर ले वेट वाले मशीन, वेइंग स्केल की, तो वेइंग स्केल का जो है वो लिस्ट काउंट 1 kg है। अगर मान लीजिए इस पर अगर आप 1-1 kg का खांचा बना हुआ है, 1 kg के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे अगर इस पर बना हुआ है तो 1 और 2 के बीच वाले चीज़ को रीड ही नहीं करेगा, वो पता ही नहीं पाएगा, क्योंकि 0 के बाद जो है सीधे डायरेक्ट 10 kg पे आ रहा है यहाँ। तो 0 के बाद 10 kg है, बीच में ऐसे छोटे छोटे ऐसे खांचे बने हुए हैं, तो इसका मतलब 1 kg प्रत्येक जो यूनिट है 1 kg को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सबसे कम कितना बताएगा, 1 kg को बताएगा, आधा kg चढ़ाएंगे नहीं पता, है ना। अगर मान लीजिए कि धर्मकाटा पर हम जाएँ, जहाँ पर ट्रैक्टर तौलाता है, बड़ा बड़ा ट्रक का वेट होता है, और उस पर हम जाके खड़ा हो जाए तो क्या वजन बताएगा? सिर्फ उसका लिमिटेशन है कि उतना से अधिक रखने पर ही वो बताना शुरू करेगा, उससे कम पे नहीं करेगा, है कि नहीं। क्योंकि बहुत हैवी मास के लिए बना हुआ है, तो हैवी मास के लिए बना हुआ है तो बड़ा मास रखेंगे तब वो रीडिंग करना स्टार्ट करेगा, रीड करना शुरू करेगा। बात समझे। वैसे ही ये 1 kg से पहले के लिए नहीं बना है, तो 1 kg से कम अगर हम यहाँ रखेंगे तो बता ही नहीं पाएगा, है ना। ये कहेगा हमको नहीं पता कितना kg का है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की अगर हम बात करें, आजकल मार्केट में जो तराजू आ गया है, जो रीडिंग यहाँ पे शो करता है, ये ग्राम में रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे कम जो है 1 ग्राम को रिप्रेजेंट कर सकता है ना। 1 ग्राम, 2 ग्राम सारे वैल्यू के यहाँ लिख देता है, उससे कम नहीं बताएगा। मिलीग्राम में बताना होगा तो नहीं बताएगा कि मिलीग्राम में कितना आ रहा है, तो इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो लिस्ट काउंट इसका क्या है, ग्राम हो गया।
नेक्स्ट अगर हम लोग चलें रिस्ट वॉच की अगर बात करें, कलाई वाला घड़ी की, तो इसका लिस्ट काउंट जो है 1 सेकेंड है। दिस इज द रिस्ट वॉच, क्योंकि एक एक सेकंड पे वो टाइम बताते रहता है, तो आप 1 सेकंड मिनिमम टाइम मेजर कर सकते हो उस लिस्ट काउंट से, इस रिस्ट घड़ी से। और एक होता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जैसे हम टिप देते हैं, यहाँ पे बटन होता है, दबाते हैं, एकदम दड़ड़ा के एकदम चलता है। इसकी जो लिस्ट काउंट है वो 1 सेकंड के 100वें हिस्से पे काम करती है, मतलब 1 सेकंड के 100वां हिस्सा को भी ये मेजर करता है। टिप एकदम टकाक वहीं पे बंद। तो ये इतना जो है टाइम के फ्रैक्शन में मेजर कर रहा होता है कि आप इसको प्रिसाइजली उतना मेजर कर सकते हैं, एकदम देखें टक वहीं पे टिप देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो जो है टाइम का मेजर कर रहा होता है प्रिसाइजली। तो इसका लिस्ट काउंट है 0.01। अब बात आती है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की एक्यूरेसी और मेजरमेंट की प्रेसिजन दो चीज़ें हैं, एक होती है एक्यूरेसी और एक होता है प्रेसिजन। इन दोनों बातों को समझते हैं, ये दोनों बात में डिफरेंस क्या है। एक प्रेसिजन होता है, एक एक्यूरेसी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये जो है एक छड़ी है, स्टिक है, सपोज दैट इस स्टिक को हमने अलग अलग स्टूडेंट से मेजर कराया, ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट से हमने मेजर कराया। सपोज दैट इसकी लेंथ सबने निकाली, कोई किसी ने 1.25, किसी ने 1.24, किसी ने 1.26, ऐसे करके सबने अलग अलग 1.22 ऐसे ऐसे, या हो सकता है बहुतों का बराबर भी आया हो। ऐसे करके डेटा जो है जो स्टूडेंट ने इन्होंने दिया कि इस इतना मीटर लेंथ है, इस स्टिक की इतना मीटर लेंथ है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब मान लीजिए कि हम क्या कह रहे हैं कि इन सब के एवरेज वैल्यू लेकर के एक वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं? ट्रू वैल्यू बना दे रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू अगर सपोज डेट कि इसकी ट्रू वैल्यू 1.24 ही है, अगर मैं ये बोलता हूं कि इसकी ट्रू वैल्यू 1.24 है, तो 1.24 पे जो जिसका वैल्यू ज्यादा टेंस करेगा 1.25 पे, वो ज्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। तो एक्यूरेसी मीन्स ये हो गया कि एक्चुअल जो वैल्यू है, जो उस चीज की मेजरमेंट है एक्चुअल में, उस मेजरमेंट के करीब कितना लोग हैं और कौन ज्यादा करीब है, उसको हम बोलेंगे दैट इज द एक्यूरेट वैल्यू, एंड उसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी। तो हम कह रहे हैं कि इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट, कि कौन ज्यादा क्लोज है टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू के, कि सही में मान लीजिए कि 1.24 है, और 1.24 के नजदीक जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही ज्यादा माना जाएगा कि दिस इज वेरी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। जैसे ट्रू वैल्यू ऑफ द मास हमने 25.67 kg मान लिया है, और अगर अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा मेजर्ड मास है 25.61, 25.65, तो हम कहेंगे कि भाई साहब 25.67 जो है ये इसके प्रिसाइज में 65 ज़्यादा क्लोज है, इसलिए ये वैल्यू जो है ज़्यादा एक्यूरेट है इस वैल्यू से। तो एक्यूरेसी का मतलब दिमाग में ये डाल लेना है कि एक्यूरेसी मीन्स कि ट्रू वैल्यू या वास्तविक वैल्यू के क्लोज जाना, जितना ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा हम एक्यूरेट होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब बात आती है प्रिसीजन की। व्हाट इज द प्रिसीजन? अब प्रिसीजन एक्यूरेसी से डिफरेंट है, इसके एक्यूरेसी से उतना मतलब नहीं है, पहले बात को समझना है। एक्यूरेसी एक ट्रू वैल्यू तक हम पहुंच रहे हैं, वो एक्यूरेसी हमारी। प्रिसीजन अलग चीज़ है। प्रिसीजन ये है कि मान लीजिए कि ठीक है आप टाइम मेजर कर रहे हैं या मेजरमेंट ले रहे हैं किसी भी चीज़ का। अभी जैसे मैंने स्टिक का बात करा, तो ठीक है स्टिक का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो ठीक है 1.24 मीटर ही है, लेकिन हम जिस इंस्ट्रूमेंट से इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट में पता नहीं क्या है, खराबी है या जो भी कुछ भी है, सारे स्टूडेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, सबका वैल्यू 1.22, 1.21, 1.24, ठीक है, 24 नहीं, मतलब 1.21, 1.23, 1.22 ऐसे ही सबका वैल्यू आ रहा है। ये वैल्यू इस प्रकार से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपस में क्लोज्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि ये वैल्यूज आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड हैं। भले ही ट्रू वैल्यू नहीं आ पा रहा है, बट ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज है। और अगर आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड है वैल्यूज, तो दिस आर नोन एज प्रिसीजन। तो फिर हम मान लेंगे कि ये छोड़ो उतना दिया है, लेकिन चलो सबका इतना ही आ रहा है, सबका लगभग क्लोज आ रहा है, तो दिस इज द प्रिसाइज वैल्यू, कि सब लोग आपस में क्लोजेस्ट वैल्यू कैलकुलेट किए हुए हो। मतलब ऐसा लगता है कि सबका सही है, ऐसा लगता है बट सही है नहीं,
ऐसा लगता है, ठीक है। तो द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट इज, मान लीजिए 3.6 सेकेंड है, और टाइम मेजर्ड बाय द स्टूडेंट बी इज 3.69, टाइम मेजर्ड बाय द स्टूडेंट सी इज 3.695। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब सी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, वो ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। अगर 3.6 के हम अप्रॉक्स में देखें तो ये 695 ये ज़्यादा क्लोज आ रहा है। वैल्यू यही है नहीं है इससे मतलब नहीं है, प्रिसाइज का मतलब ज़्यादा वैल्यू तक क्लोज पहुंचना, ठीक है। वो आपस में सब एक दूसरे के क्लोज हो जाना तो वो ज़्यादा प्रिसाइज कहलाता है। तो ये है हमारा प्रिसाइज वैल्यू और ट्रू वैल्यू में अंतर, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू में अंतर। एक्यूरेट या एक्यूरेसी का मतलब कि एकदम ट्रू वैल्यू तक पहुंचना, और प्रिसाइज वैल्यू का मतलब कि बहुत ज़्यादा क्लोजेस्ट तक पहुंचना और सभी के वैल्यू लगभग क्लोजेस्ट हो जाना, और जो ज़्यादा आपसी क्लोज होगा, ठीक है, वो ज़्यादा प्रिसाइज माना जाएगा कि ये वैल्यू ज़्यादा प्रिसाइज है। चूँकि ये 69 आ रहा है, ये 695 आ रहा है, तो ये एक अंक बढ़ा करके आ रहा है जो कि ज़्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू दे रहा है, तो ये ज़्यादा प्रिसाइज है आपस में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको समझते हैं। अब कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब आगे एक टर्म आती है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो हम लोग जो भी नंबर इस्तेमाल करते हैं, डिजिट लिखते हैं, उस डिजिट की एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है कि हाउ मच डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे कह रहे द टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट रिलायबल डिजिट्स प्लस लास्ट अनसर्टेन डिजिट which are directly obtained from a particular measurement are called the significant figures। कह रहे मान लीजिए कोई भी मेजरमेंट से आप कोई वैल्यू को लेके आ रहे हैं, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो डिजिट्स जो रिलायबल डिजिट्स हों, जैसे भरोसे लायक डिजिट्स हों, या लास्ट अनसर्टेन डिजिट्स हों, उन सभी का जो सम है जो कि डायरेक्टली हमें किसी ऑब्जर्वेशन से मिल रहा है, मेजरमेंट से मिल रहा है, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मेजरमेंट हो गया है 1.325, तो इसमें कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, तो कितने डिजिट सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 4 डिजिट सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही मान लीजिए और भी नंबर्स हैं, है ना, 0 0, कितने डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, ये दोनों डिजिट सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। 1 मिनट, आफ्टर 0 सिग्निफिकेंट होता है, हाँ ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, हमने रॉन्ग बोल दिया, दशमलव के बाद का 0 सिग्निफिकेंट होता है, तो ये सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। बट यदि मैं ऐसे लिख दूं 200, तो ये दोनों 0 सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। अभी हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के क्या रूल्स हैं। तो डिजिट हमारे होते कितने हैं, तो 0 से लेकर के 9 तक, 7 8 और 9 ये हमारे डिजिट्स हैं। 1 से लेकर 9 तक के डिजिट कहीं भी आ जाएंगे सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन 0 का जो एंट्री है ना वो सब जगह अलग अलग तरीके से है। तो 0 को लेकर के थोड़ा कन्फ्यूजन है और 0 को लेकर के अलग अलग रूल भी है, इसीलिए 0 को हम लोग बढ़िया से देखते हैं। बाकी ये डिजिट कहीं भी आए, शुरू अंतिम बीच में इधर उधर दशमलव इधर उधर, उससे कोई मतलब नहीं है, सब सिग्निफिकेंट है। बट 0 को लेकर थोड़ा सा रूल पढ़ना है कि 0 कब कहाँ काउंट होगा, जैसे यहाँ काउंट नहीं होगा, यहाँ काउंट होगा, और कहाँ 0 काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में, वो बात हम लोग थोड़ा अभी देखेंगे। चलिए इसको समझते हैं। अब है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे मास निकालना था इसका, और इस जो प्लास्टिक के यहाँ देख रहे होंगे कि एक कटोरा है ना, एल्युमिनियम फॉयल वाला, इसको जब इस पर चढ़ाएगा तो इसका मास है 6.11 ग्राम। तो दिस मास इज 6.11 ग्राम। तो 3 डिजिट सिग्निफिकेंट है, 1 1 और 6, ये सिग्निफिकेंट है। तो लास्ट का मतलब दशमलव के बाद का जो अंक है वो तो सिग्निफिकेंट होगा ही, लास्ट वाला है ना, वो सिग्निफिकेंट होगा। प्लस में ये भी यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वैसे ही अगर यहाँ गाड़ी में देखें हम, कार में, तो यहाँ जो रीडिंग आ रही है 67 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड जो 67 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, एक 7 है, एक 6 है। आगे अगर हम बात कर रहे हो टाइम की, तो यहाँ स्टॉपवॉच में जो टाइम आ रहा है 12.76 सेकेंड आ रहा है। तो दिस इज द 4 सिग्निफिकेंट डिजिट कि 6 भी सिग्निफिकेंट है, 7 भी, 1 भी और 2 भी, तो 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसके अंदर। वैसे ही अगर मान लीजिए यहाँ पे हम रीडिंग ले रहे हैं इस स्केल से, इस सर्किट की, तो जो लेंथ आ रही है 1.8 सेंटीमीटर आ रही है, तो 1 और 8 2 गो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है इसके अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम लोग चले तो कुछ रूल्स हैं, जिस रूल्स को हमें समझना जरूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के क्या रूल्स हैं, कैसे लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सबसे पहला बात कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इस बात को दिमाग में डाल लेना है कि जो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो डिजिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ये कहीं भी रहेंगे सिग्निफिकेंट रहेंगे। जैसे 16 में 2 गो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, जैसे 35.6 में 3 गो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, काउंट कर रहे हैं 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब अगर हम आगे चलते हैं, दूसरा रूल है कि जीरोज बिटवीन नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। दो अगर नन जीरो डिजिट्स हैं, जैसे देख लीजिए 2 और 5, इसके बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होगा। दो नन जीरो डिजिट्स है 3 और 8, इसके बीच का जीरो सिग्निफिकेंट होगा। दो नन जीरो डिजिट्स हैं 6 और 5, इसके बीच का डिजिट्स सिग्निफिकेंट होगा, यद्यपि कि बीच में डेसिमल भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जीरोज बिटवीन नन जीरो डिजिट्स, नन जीरो डिजिट के बीच का जो जीरो होगा सिग्निफिकेंट होगा। तो यहाँ पे सबको काउंट कर लिया गया, यहाँ 3 हो गया है, यहाँ 4 हो गया है, यहाँ 1 2 3 4 हो गया है ना, यहाँ 5 हो गया। तो इस प्रकार से जो हम लोग सिग्निफिकेंट निकाल रहे हैं। अगला जो रूल है वो है टर्मिनल जीरोस इन द नंबर विदाउट डेसिमल्स आर नॉट सिग्निफिकेंट अनलेस स्पेसिफाइड बाय अ लिस्ट काउंट। अब इस बात को यहाँ पे बहुत अच्छा बोल दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है कि अनलेस इट इज जो कहा जाएगा स्पेसिफाइड बाय अ लिस्ट काउंट। कहने का मतलब यह है कि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो कह रहे कि लास्ट का अगर डिजिट बिना दशमलव के रख दिया गया होगा, विदाउट डेसिमल अगर रख दिया गया होगा लास्ट का जीरो, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं आता है। इसमें एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है 4। फिर कह रहा है यहाँ पर बीच का जो सिग्निफिकेंट ये काउंट होगा, क्योंकि दो नन जीरो के बीच में रखा हुआ है तो ये काउंट होगा, बट लास्ट वाला काउंट नहीं होगा। लास्ट वाला काउंट नहीं होगा तो 3 सिग्निफिकेंट हो गया, 1 2 3। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि अगर प्लस माइनस के रूप में हम एरर फॉर्म में लिखे हुए हैं 20 + -1, तो ये 2 सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब साथ ही साथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि ये लिस्ट काउंट है। तो अगर लिस्ट काउंट है तो यहाँ जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा ये काउंटेड होगा, और यहाँ पे हम लोग काउंट किए हुए हैं और काउंट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से कौन काउंट होगा कौन काउंट नहीं होगा ये डिसाइड करेगा जीरो, कि जीरो की पोजीशन क्या है और जीरो कैसे चेंज कर रही है। नेक्स्ट कह रहा है कि टर्मिनल जीरोज डेट आर ऑल्सो द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट इन अ नंबर आर सिग्निफिकेंट। कह रहे हैं कि टर्मिनल जीरोज जो दशमलव के बाद लिखे गए हों, अगर दशमलव के बाद अगर लिखे गए टर्मिनल जीरोज हों, वो जीरो सिग्निफिकेंट होता है। इसीलिए यहाँ जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है, ये काउंट होगा। बीच वाला तो काउंट होगा ही, क्यों, क्योंकि दो नन जीरो के बीच में है, इसलिए काउंट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इफ द नंबर्स इज लेस देन 1, यदि नंबर्स की वैल्यू 1 से छोटी है, ऑल जीरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। दिस इज द वीवीआई रूल, कि यदि नंबर जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा कब रहेगा, जब 0 पॉइंट समथिंग रहेगा। अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो उसके पहले जितना भी जीरो लगा हुआ है सब के सब क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो इसका आ जाएगा 2 डिजिट सिग्निफिकेंट, इसका आ जाएगा 3 डिजिट सिग्निफिकेंट, इसका आ जाएगा 4 डिजिट सिग्निफिकेंट। 1 मिनट, 1 2 3 और 1 4, ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंट होगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद है, ध्यान से रखना, यहाँ गलत मत कर देना। ये लास्ट वाला सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दशमलव के बाद है, लास्ट में है। और दशमलव के बाद अगर जीरो लिखा जा रहा है वो भी किसी अंक के बाद, है ना, ऐसे, तो ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। या बीच में इस प्रकार से लिखा जा रहा है दशमलव के बाद, तो ये जीरोज काउंट होंगे। अगर शुरू में हम लिख दे रहे हैं ऐसे, तो ये जीरोज काउंट नहीं होंगे। दीज आर नॉट सिग्निफिकेंट बिकॉज ये जीरो से छोटा है और वो जीरो छोटा होने पर नॉन सिग्निफिकेंट। ये रूल्स हैं। अगला कह रहा है ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आर पावर ऑफ 10 टू द अवॉइड कंफ्यूजन। अब कह रहा है कि मान लीजिए कि इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, इसमें सिग्निफिकेंट बिगिंस 4 है, चूंकि लास्ट का दशमलव के बाद जीरो लगा हुआ है। यहाँ जो है 10 के पावर में जब आप लिखते हो तो 10 के पावर वाले को वैल्यू को आप सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं रखते हो, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर चला जाता है। तो 1 2 3 4 को सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 को सिग्निफिकेंट फिगर है। 4 क्यों है, क्योंकि दशमलव के बाद वाले जीरो काउंट होते हैं, अब बाकी नन जीरो तो सारे काउंट होते हैं, है ना। अगला है एग्जैक्ट नंबर्स आर एग्जैक्ट नंबर। नेक्स्ट है एग्जैक्ट नंबर, कि एग्जैक्ट नंबर किसको बोलते हैं। ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स तक अभी तक। एग्जैक्ट नंबर्स आर द आइदर डिफाइंड नंबर्स और द रिजल्ट ऑफ अकाउंट, कि जितना आप काउंट करने के जो रिजल्ट आप लिखोगे दैट इज द एग्जैक्ट नंबर या ट्रू वैल्यू बोलोगे। दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बिकॉज दे आर रिलायबल, और उस पर आप रिलाई कर सकते हो, उस पर आप भरोसा कर सकते हो। इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, मतलब आप डॉट डॉट लगा के पूरा लंबा जीरो बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे एक डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स है, 1 घंटा में 60 मिनट है ना। तो इस प्रकार से 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर है, या बाई काउंटिंग 45 स्टूडेंट, 5 एप्पल्स, 6 पीसेज ऑफ एप्पल्स, दिस आर द एग्जैक्ट नंबर्स। एग्जैक्ट मतलब उतना होता ही है, उतना वैल्यू उसका आता ही है, और वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है उस समय जिस समय यूज करा जा रहा है, तो दैट इज द एग्जैक्ट। अगला एक कॉन्सेप्ट आता है राउंडिंग ऑफ का। अभी तक हमने क्या देखा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जो कॉन्सेप्ट आता है वो राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट आता है। राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट का मतलब है जैसे 1.356 हमने लिख दिया, अब हमको 2 अंक तक राउंड ऑफ करके लिखना, मतलब 2 ही अंक आनी चाहिए इसमें, ठीक है, दशमलव के बाद, या सिग्निफिकेंट फिगर 3 होना चाहिए इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे कि 1.35 को 6 में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस 6 को गैप कर देते हैं, हमको इसको नहीं रखना है तो इसको हटा देते हैं। तो इस प्रकार से राउंडिंग ऑफ किसे करते हैं, मतलब उसको 2 अंक तक राउंड ऑफ करना है, 3 अंक तक राउंड ऑफ करना है, या 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है। तो ये हमें सिखाता है कि राउंड ऑफ करते कैसे हैं। अब राउंड ऑफ करने के पहले जो है थोड़ा सा समझ लेंगे कि 5 के पहले नंबर्स हैं कि 5 के बाद वाले नंबर्स हैं। अगर बिफोर 5 नंबर्स हैं तो हम उसको सीधा हटा देते हैं बिना इंक्रीज किए, और 5 से अगर बड़ा नंबर है तो उसमें एक ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 6, 7, 8, 9 मान लीजिए है, अब इसको हमको राउंड ऑफ करना है सपोर्टेड 2 अंक तक। तो ये देख रहे हैं कि ये जो 7 है ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो ये जो 6 होगा वो एक बढ़ जाएगा, मतलब 6 से 7 हो जाएगा। लेकिन यदि मैं 1.6389 लिख दूं और तब कहूँ कि इसको राउंड ऑफ करो दशमलव के 1 अंक तक, तो 1. अब ये जो 3 होगा वो 5 से कम है, ठीक है, तो दैट मीन्स डिग्री हट जाएगा, सीधा रिमूव कर दिया जाएगा, तो सिर्फ 1.6 बचेगा। तो इस प्रकार से हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। अब राउंडिंग ऑफ का यूज है, इसलिए राउंडिंग ऑफ सीख रहे हैं, इसका बहुत बड़ा यूज है। अब कह रहा है कि रूल्स क्या राउंड ऑफ करने का, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट। If the digit to be the dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged, ठीक है। कह रहा है कि यदि डिजिट को हम ड्रॉप कर दें लेस देन 5, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। अभी जैसे मैंने बताया कि यदि डिजिट की वैल्यू 5 से कम है तो उसको आप ड्रॉप आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हटा दो। जैसे यहाँ 64.6 है, 2 है, तो 2 जो है 5 से कम है तो 2 को हटा दिया है। जैसे यहाँ 1 है, 1 को हटा दिया गया है। जैसे यहाँ 3 है तो 3 को हटा दिया गया, सिर्फ 5, 4, 6 आ रहा है। तो यदि 5 से कम है तो उसको क्या करते हैं, सीधा रिमूव करते हैं, उसको सीधा हटा देते हैं, सीधा हटा देते हैं। नेक्स्ट, अब कह रहा है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, है ना, देन प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब कह रहे यदि मान लीजिए कि दिए हुए डिजिट जो है वो 5 से ज़्यादा है, तो आप क्या करो कि 1 बढ़ा दो। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे 9 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10, मतलब 0 बन जाएगा, और 7 किस में हो जाएगा, 8 में, तो 3.48 में हो जाएगा, है ना, 478 में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 हटा दिए हैं। अगला चूँकि हमको इतना ही अंक तक लिखना है ना, अप टू 3 डिजिट्स यहाँ लिखा हुआ है, 3 डिजिट ही रखनी है हमें। अच्छा, यहाँ पे हमें 9, 3, अभी 4 को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। 6 है यहाँ पे, 5 से ज़्यादा है तो 6 को हटाएंगे तो 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5 में, तो 9, 3.5। वैसे ही 6 at 3.7 है। अब इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना होगा कि हमें क्या दिमाग क्या ही लगाना होगा, है ना, 1 अंक बढ़ा देना है, यहाँ 3 से 4 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 4 हो जाएगा, बाकी को हट जाएगा। चूँकि राउंडिंग 3 डिजिट्स तक ही करना था, तो 3 डिजिट्स ही हम रख रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स के तौर पे। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट्स अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। अब इस बात को हमें समझना है, यदि मान लीजिए कि डिजिट को हम क्या कर रहे हैं, डिजिट को क्या कर रहे हैं कि वो जो डिजिट है जहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है, ठीक है, तो 5 के पहले कुछ डिजिट रखा हुआ है। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0, 5 को रखा गया है किसी 0 के दूसरे डिजिट्स के अलावा फॉलो करते हुए। जैसे 5 को पहले 3 रखा गया, 5 के पहले 5 रखा गया, 5 के पहले 9 रखा गया, तो इस प्रकार से हम फॉलो करते हुए रखे हैं, ठीक। तो कह रहा है कि अगर ऐसा आप रखे हुए हो तो डिजिट इज रेज्ड बाय 1, तो वहाँ भी एक रेज हो जाता है वो। तो जैसे 3 रेज करके 4 बन गया, मतलब 5 पे क्या कंडीशन है वो बताना चाह रहा है कि 5 के पहले का तो समझ लिए कि हटा देते हैं, 5 के बाद समझ लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं एक, है ना, इसमें हटा देते हैं, घटाते नहीं, हटा देते हैं। अब लेकिन 5 एग्जैक्ट रहेगा तो क्या करेंगे, उस कंडीशन के लिए रूल बनाया है कि यदि मान लो 5 है और 5 के पहले जो है कुछ नंबर्स हैं, जैसे 3 भी हो सकता है, यहाँ 5 भी हो सकता है, 5 के पहले 9 भी हो सकता है, इस कंडीशन में एक इंक्रीज कर दिया जाता है। तो
एक इंक्रीज कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर एक बढ़ा दिया गया है, जैसे 3 के 4 हो गया है ना। यहाँ पर देखो 5 का 6 हो गया है, यहाँ क्या हो गया 9 का 10 हो गया है। इस प्रकार से एक रेज कर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 वाले जो कंडीशन है वो याद नहीं रहता है, बाकी तो याद रहता है कि 5 के पहले 5 के बाद में, लेकिन 5 वाला फेल कर जाता है, भूल जाता है आदमी। इसलिए 5 वाला को समझना है कि यदि 5 है और 5 के पहले ऐसे नंबर्स हैं जो कि कुछ ऐसे डिजिट हैं जो कि ग्रेटर देन 0, मतलब 0 नहीं है, उसके दूसरे डिजिट जैसे 3, 4, 5 हो सकते हैं, उससे फॉलो किया जा रहा है। 0 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधे उसको वहां से आउट करेंगे। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द 0 और नथिंग, द लास्ट रिमेनिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1 इफ इट इज ऑड बट लेफ्ट एज इट इज इवन। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऑड और इवन वाली आ गई। लो, ऑड और इवन वाली कहानी हो गई। मान लीजिए कि हमको 3 अंक तक इसको ये करना है, तो 5 के बाद जो है लास्ट में जो 0 है वो क्या है, लास्ट वाली डिजिट 0 है। तो उस कंडीशन में हम पहले जो पढ़े हैं अभी, ठीक है, इसके पहले 3 लिखा हुआ है तो 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ जो 5 लिखा हुआ है इसके पहले इवन है, इसके पहले इवन है। अच्छा, इधर क्या है, इधर जो है 5 है, तो यहाँ इस कंडीशन में भी हम क्या कर रहे हैं कि एक बढ़ा दे रहे हैं, एक बढ़ा दे रहे हैं। वहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 मिनट, हाँ, ये 5 जो है इंक्रीज कर जा रहा है, अरे 5 6 बन जा रहा है। यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि ये इवन नंबर है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसको सीधा सीधा इस 5 को रिमूव कर दे रहा है, हटा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ऐड कर दिया, यहाँ पे एक हटा दिया है ना, यहाँ पे हट गया है, और यहाँ पे क्या हो गया है कि 3 4 में कन्वर्ट हो गया, मतलब एक ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से 5 वाला रूल को थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है, क्योंकि गलती होता है 5 वाला में। सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इन कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है। अभी तक हमने ये देख रहा था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं और राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर का यूज क्या है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर का यूज एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, बात को दिमाग में डालना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जेई पिछला बार इससे सवाल पूछ चुका है बुद्धि लगा करके, ठीक है, कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करते हैं टू फाइंड द रिजल्ट वुड बी राउंडेड ऑफ द सेम डेसिमल प्लेसेस एज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर। कि जब भी हम एडिशन बनाएं, जब भी हम सब्सट्रैक्शन बनाएं, तो सबसे कम लिस्ट प्रिसीजन जहां पे दिखाई देगा, आंसर उसी में होना चाहिए, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इसका मतलब जोड़ और घटाव जो होता है वो लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में होता है। सबसे कम दिखाई दे रहा है 3, तो आंसर जो लिखा जाएगा इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, आंसर जो लिखा जाएगा उसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा जाएगा। कैसे कर दिए हैं, है ना, लिस्ट, अच्छा राउंडिंग ऑफ करके लिखा है, 1 मिनट, प्लस लिस्ट प्रिसीजन मतलब, हाँ ठीक है। तो आंसर जो लिखा जाएगा यहाँ पे 13.2 है, ठीक है, 13.2 प्लस इतना ऐड करने के बाद जो इतना आ रहा है, इसको हम राउंडिंग ऑफ किए हुए हैं, और राउंडिंग ऑफ करके उतना ही डेसिमल प्लेस के बाद लिखे हुए हैं, 1 डेसिमल प्लेस के बाद लिखे हुए हैं, दिस इज द 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या किए हुए हैं, इसमें है कि अगर मान लेते हैं इसको हम सब्सट्रैक्ट करें, तो सब्सट्रैक्ट करने पे जो वैल्यू आई है, इसको हम लोग क्या किए हुए हैं कि मिनिमम डेसिमल प्लेस में लिखना है, लिस्ट प्रिसाइज नंबर में लिखना है। तो ये जो है लिस्ट प्रिसाइज नंबर इसको करा जाएगा, तो 1 अंक तक हमने इसको प्रिसाइज कर दिया है। अब प्रिसाइज करके 2 जो है किस में कन्वर्ट हो गया है, 3 में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब मिनिमम प्रिसाइज वैल्यू में हम लोग यूज कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। आगे अगर हम लोग देखें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में क्या होता है कि द फाइनल रिजल्ट विल बी द राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज द लिस्ट एक्यूरेट नंबर, है ना। किसमें अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो राउंडिंग ऑफ करा जाएगा, वुड बी राउंड टू बी द सेम नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स एज द रिजल्ट। रिजल्ट में जितना सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा, है ना, थोड़ा सा इस बात को एक बार फिर से हम रिकैप कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं बेसिकली कि हम उतना ही अंक तक राउंडेड ऑफ करते हैं, मिनिमम तक। यहाँ पे राउंडेड ऑफ करते हैं, 1 मिनट, यहाँ पे राउंडेड ऑफ करते हैं, क्यों नहीं चल रहा है जी, व्हाट हैपेंस टू दिस, बोर्ड काम नहीं कर रहा है। राउंडेड ऑफ, तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम नंबर तक राउंडेड ऑफ करते हैं, इसीलिए हमने मिनिमम डिजिट का देखा राउंडेड ऑफ, ठीक है। और यदि मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहाँ
जैसे ही मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखने के मिनिमम नंबर तक हम सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रख रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रख रहे हैं। जैसे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करा गया तीनों को मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया। अब इसमें जो टर्म्स यूज हुए हैं, इस टर्म्स में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 2 है। तो इसका आंसर कितना में दिया जाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया जाएगा। इसीलिए इसको राउंडेड ऑफ कर दिया गया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो राउंडिंग ऑफ का इस्तेमाल करके हम सिग्निफिकेंट कम करके हम आंसर देते हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें यहाँ पे 6.579 को डिवाइड करा गया है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो डिवीजन देने के बाद इसका आंसर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दिया गया है। यहाँ पर 0 इज कन्वर्टेड 1, क्योंकि 8 बड़ा नंबर है तो 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो 1.51 हो जाएगा। तो 2 क्लियर कट बात यहाँ पे समझ में आई। एक ये समझ में आया कि हमको अगर ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है तो हम मिनिमम राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे यदि हमको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। ठीक है, अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है तो किसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मिनिमम राउंडिंग ऑफ नहीं, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का, सिग्निफिकेंट फिगर्स का। ठीक है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, और मिनिमम राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो ये बात ध्यान रखना है कि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप फ्रैक्शन का एडिशन कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है सवाल पूछ दिया गया है जेई के द्वारा, है ना, जेई मेंस में पूछ दिया गया है, इसलिए हमें इसको लेकर के बिल्कुल सजग रहना है। अब बात आती है एरर्स इन मेजरमेंट की, कि मेजरमेंट में क्या क्या एरर्स हो सकते हैं। भाई साहब, मेजरमेंट में बहुत सारा एरर्स हो सकता है। डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर। एरर होता क्या, व्हाट इज द एरर? भाई गलती ही तो एरर होता है, मिस्टेक ही क्या होता है, एरर होता है। जैसे हमने कहा कि तुम इसके मेजरमेंट करो, है ना, कोई मास रखा हुआ है उसको वजन निकालो, तोलना है। अब तोलते समय तुमने जो जो गलती करा होगा जिसकी वजह से मास जो है कम या ज़्यादा आ गया होगा, वो एरर कहला रहा है। हमने एक लेंथ दिया मेजर करने के लिए, लो इसको मेजर करो, सपोर्ट डेट ये मान कर हमने बोला मेजर करो, तो जो एक्चुअल इसकी मेजरमेंट है, हो सकता है इसकी मेजरमेंट से तुम ज़्यादा मेजर कर दिए या इसकी मेजरमेंट से कम मेजर कर दिए। अब इस प्रकार से चाहे गलती कैसे भी हो, मेजरमेंट तो कम या ज़्यादा हो गया, तो जितना वैल्यू घटा या जितना वैल्यू बढ़ा एक्चुअल से, वो एरर कहलाता है। तो एरर इज द वैल्यू जो कि चेंज होता है, इसीलिए एरर को बोलते ही हम लोग एक्चुअल वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा देना। कि मान लेते हैं कि एक्चुअल वैल्यू आपका जो भी आया हो, ठीक है, उसमें से आप मेजर्ड वैल्यू को घटा दिए हो, तो दिस इज नोन एज एरर। अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ गया तो भाई साहब, अगर मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आ गया तो आपको एरर निगेटिव हो गया, मीन्स कि अब उसमें से कुछ वैल्यू घटाना पड़ेगा। अगर आपको मेजर्ड वैल्यू कम आ गया, इसका मतलब और उसमें ऐड करने का ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐड करने का ज़रूरत है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे एरर हो जाता है, पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, बिकॉज ये वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ एरर में। एक है सिस्टमैटिक एरर, एक है ग्रॉस एरर, एक है रैंडम एरर। तो जनरली 3 प्रकार के एरर्स हो जाते हैं, सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर, रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, दीज एरर्स आर रेज्ड ड्यू टू द फॉल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सिस्टम। अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल सिस्टम है वही अगर फेल हो जाए, वही मेजर करना गलती कर दे, तो दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। द सिस्टम इन्वॉल्व्स ऑब्जर्वर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द इन्वायरमेंट। ये ऑब्जर्वर भी गलती कर सकता है मेजरिंग करते टाइम, है ना, ये भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है। दीज एरर्स आर एलिमिनेटेड बाय द डिटेक्टिंग द सोर्सेस ऑफ द एरर। और इस एरर को एलिमिनेट किया जा सकता है कि किसकी वजह से एरर हो रहा है, कौन सा चीज़ की वजह से एरर हो रहा है, दिस इज द सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, अब अगर जैसे हम बात कर रहे हो कि मान लीजिए कि एक तराजू है और कोई नीचे से चुम्बक सटैले है और इधर रख के तौल रहा है, भाई साहब ऑटोमेटिक वजन कम वैसी बताएगा, आपको पता चला कि यहाँ से तो चुम्बक सटल है, इसको हटाएंगे तो फिर सही हो जाएगा। तो ऐसे अगर मुझे पता चल जाए कि उसमें क्या चीज़ में प्रॉब्लम है, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, उसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ठीक कर सकते हो। दूसरी होती है, अब सिस्टमैटिक एरर अलग अलग टाइप का है, जैसे पर्सनल एरर हो गया, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, एनवायरमेंटल एरर हो गया, है ना। जैसे हमारे तुम्हारे वजह से एरर हो जाना, जैसे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, खुद की वजह से हो जाना, या एनवायरमेंट की वजह से हो जाना, ये तीनों की वजह से हो सकता है। सिस्टम तीनों ही टाइम फेल हो सकती है, काम करने से इधर उधर हो सकता है।
तो ये 3 टाइप के सिस्टमैटिक एरर हो सकते हैं। पर्सनल एरर का मतलब ये व्यक्तिगत एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ दिक्कत आ गई हो उसके वजह से वो गलत बता रहा है, या इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से गलती बता रहा हो कि भाई इन्वायरमेंटल फैक्टर एक ऊंचाई पे ले जाकर नहीं यूज करना तो वहाँ यूज करो, गलत बता रहा है, डेप्थ में नहीं यूज करना वहाँ यूज करो, गलत बता रहा है। तो इंस्ट्रूमेंटल इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड कर सकता है वो। अब बात आती है पर्सनल एरर की, तो थोड़ा सा यहाँ पे सवाल है कि समझाने के लिए कि मान लीजिए कि एक वैल्यू है मेजरमेंट की जो है 4.8, अब 4.8 वैल्यू है, अब कोई इसको एक आंख ह्यूमन जो है उसको 4.7 देख रहा है कि नहीं 4.7 लग रहा है। अच्छा इधर वाला जो है मान लो देख रहा है 4.9, भाई साहब है कितना 4.8, तो ये इसकी मिस्टेक है, क्योंकि देखने से उसको गलत प्रतीत हो रहा है, बिकॉज वो एंगल से देख रहा है, देखना चाहिए उसको सीधा, लेकिन देख कहाँ से रहा है टेढ़ा, तो इसको देखने की वजह से ऑब्जर्वेशन लेने की वजह से जो गलती हो रहा है दिस इज नोन एज पर्सनल एरर। हमने भी बताया अभी तक पर्सनल मतलब जो खुद की वजह से गलती हो, आदमी की वजह से गलती हो, पर्सन की वजह से गलती हो। दीज एरर्स आर साइड टू बी raised due to the faulty procedures adopted by the person making measurement। मेजरमेंट लेते समय यदि आप मेजरमेंट का तरीका आपको नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कि एक स्केल ली है, वह स्केल का 0 0 पर रखेंगे तब ना मेजर करेगा पूरा एक्यूरेट। अब 0 0 हम सेट नहीं किए, हमको पता ही नहीं है, वर्नियर कैलिपर लिए उसका 0 0 हम सेट नहीं किया, मेजर कर रहे हैं, तो एक्चुअल बात है कि एरर दे के जाएगा वो। तो हमें ये पता होना चाहिए, इस प्रकार से जो है हम लोग इसको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर है, तो इंस्ट्रूमेंट भी एरर दे सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये स्प्रिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, इसका स्प्रिंग ही लूज हो गया, उस कंडीशन में ये जो है ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो एरर दे रहा है। These errors are raised due to the faulty of the construction of the instrument। इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन डिजाइन में गड़बड़ी हो गई है, वहाँ कोई दिक्कत हो गया है, जैसे देख लीजिए स्प्रिंग थोड़ा सा लूज हो गया है तो ये यहाँ तक 0 के पहले ही बता दे रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि दिस इज द नेगेटिव एरर, ये नेगेटिव एरर है ना। और ये सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, ये पॉजिटिव एरर है, ये पहले से ही बता रहा है कुछ ना कुछ वैल्यू, तो दिस इज द पॉजिटिव एरर। और ये 0 के पहले चल जा रहा है मतलब माइनस में चल रहा है, दिस इज द नेगेटिव वैल्यू। मतलब इसको इनिशियली कहाँ रहना चाहिए था, इसको 0 पे रहना चाहिए था सेट हुए, लेकिन ये 0 के पहले सेट हो गया है, तो दिस इज पहले से ही कुछ ना कुछ ज़्यादा वैल्यू को बता रहा है ना, सॉरी कम वैल्यू को बता रहा है, 0 पे बता रहा है, तो डैट मीन्स ये क्या होगा नेगेटिव एरर हो जाएगा। और ये पहले से आगे बता रहा है, राइट साइड बता रहा है, इसीलिए पॉजिटिव एरर है। तो ये जो एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ये 2 तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। ऐसे तो सारे एरर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, कम बेसी ज़्यादा हुए तो। इन्वायरमेंटल एरर की बात है, दिस एरर्स आर काउज्ड बाय द एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक प्रेशर चेंज हो गया, टेम्परेचर बदल गया, मैग्नेटिक फील्ड बदल गया, हवा आ गया, इन सब फैक्टर के चेंज होने से जो चेंज हो रहा है दैट इज द इन्वायरमेंटल एरर, उसको आप बोल रहे हो इन्वायरमेंटल एरर। बात समझ रहे हो, क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है तो इन्वायरमेंटल एरर करा रहा है। फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट मस्ट बी द फॉलो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इन्वायरमेंटल एरर्स। ट्राई टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द लेबोरेटरी, इसीलिए लेबोरेटरी में जो है टेम्परेचर ह्यूमिडिटी मेंटेन करके रखा जाता है ताकि मेजरमेंट लेते समय किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ी ना करे। और साथ ही साथ इंश्योर दिस शुड बी एट एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसको दूर रखना है, नहीं तो हो सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित हो जाता हो, इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रभावित हो जाता हो, और उसी के आजू बाजू में हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो भाई साहब वो वहाँ पे बढ़िया से काम नहीं करेगा। अब एडवांस्ड एक्सपेरिमेंटल सेटअप कि लैब के लिए बहुत ज़्यादा जो है सेटअप चाहिए होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए, खास करके वैसे एक्सपेरिमेंट जैसे लाइट वाले एक्सपेरिमेंट हैं, है ना, और जो माइक्रोस्कोपिक करंट वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसके लिए हमको हाई सेटअप चाहिए। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस तक का जो सेटअप होता है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होता है, तो कॉम्प्लेक्स होता है। अब बात करें हम लोग ग्रॉस एरर की। दिस एरर इज कॉज्ड बाय द मिस्टेक इन द यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग एंड डेटा एंड कैलकुलेटिंग द रिजल्ट्स। कह रहे ये मिस्टेक की वजह से हो रहा होता है, जैसे हम रिकॉर्ड करने में गड़बड़ी कर दें डेटा को, है ना, कैलकुलेट करने में गड़बड़ी कर दें डेटा को, तो ये हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरर। जैसे पर्सन में रीड अ प्रेशर गेज इंडिकेटिंग 0.01 पास्कल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है प्रेशर गेज को पढ़ रहा है, अब पढ़ते समय क्या किया है वो पढ़ना था 0.01 पास्कल, लेकिन पढ़ लिया 1.01 पास्कल, तो खुद की वजह से गलती हो गया ना, पढ़ लिया गलत तो पढ़ लिया गलत, दिस इज द ग्रॉस एरर। बाय मिस्टेक अ पर्सन मेक यूजेज ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हैविंग द पुअर सेंसिटिविटी टू मेजर वेरी लो मासेस, ठीक है। कह रहा बाय मिस्टेक पर्सन जो होता है मेक यूज ऑफ द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉनिक स्केल का यूज करते हैं,
ताकि वो पुअर सेंसिटिविटी को बता रहा होता है, हैविंग पुअर सेंसिटिविटी टू मेजर द वेरी लो मासेस, बहुत छोटे छोटे मासेस को बताने के लिए। अब ये बात जो है केयरफुल रीडिंग एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा एंड रिड्यूसेस टू द ग्रॉस एरर टू द ग्रेट एक्सटेंट। कह रहा है कि अगर मान लीजिए इस एरर को अगर घटाना हो तो आप केयरफुल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें, जितना ज़्यादा सतर्क रहेंगे उतना ही गड़बड़ी कम होगी। तो ये जनरली ह्यूमन एरर होता है, ग्रॉस एरर। अगला है रैंडम एरर की बात। दीज एरर्स आर ड्यू टू द अननोन कॉजेज, आपको पता ही नहीं है कहाँ से कैसे हो गया, अचानक सिस्टम के अंदर आ जाएगा, अननोन कॉजेज की वजह से, आर समटाइम्स टर्म्ड एज द चांस एरर। ठीक है, तो ये एरर की चांसेस बढ़ जाती है अगर अननोन कॉजेज की वजह से। ड्यू टू द अननोन कॉजेज दे कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, और चूंकि पता ही नहीं है कि ये हो कैसे रहा है ना, बड़ा वैल्यू ज़्यादा या कम आ जा रहा है मेजर करने पे, ये पता ही नहीं चल रहा है तो एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। दे कैन ओनली बी रिड्यूस्ड, इसको हम सिर्फ रिड्यूस कर सकते हैं। एंड एरर कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग सम स्टैटिकल ऑपरेशंस, और कुछ स्टैटिकल ऑपरेशन से इसको हम लोग घटा सकते हैं, ये कर सकते हैं। दीज आर द रैंडम एरर्स। अब बात आती है एरर एनालिसिस का कि एरर को एनालाइज कैसे करते हैं, एरर को समझते कैसे, एरर को कैलकुलेट कैसे करते हैं, एरर कितने टाइप के होते हैं। अभी तक हमने समझा कितने कितने टाइप्स के एरर है, व्हाट इज द सिस्टमैटिक एरर, व्हाट इज द रैंडम एरर, है ना। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से जो है सिस्टमैटिक एरर, ग्रॉस एरर और रैंडम एरर होता है, अलग अलग टाइप में बटा हुआ। हमारे वजह से एरर है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से एरर है, हमें देखने की वजह से एरर है, हमें मैंने रिकॉर्डिंग जो ले रहे हैं डेटा का वहाँ हम ध्यान नहीं रख रहे हैं उसकी वजह से एरर है। तो ये बात हो गई। अब हम एरर को एनालाइज करेंगे, थोड़ा समझेंगे। कह रहे मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम है, अब इस पेंडुलम को हमको क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो हम अलग अलग ट्रायल कर रहे हैं। सपोज डेट एक ट्रायल से इसका टाइम पीरियड जो है मेजर्ड वैल्यू आ रहा है वो 3.9 आ रहा है, दूसरा ट्रायल में 3.5 आ रहा है, तीसरा में 3.6 आ रहा है, चौथा में 3.7, पांचवा में 3.5। हमने 5 ट्रायल करे हैं और 5 बार में हम इसका टाइम पीरियड निकालने की कोशिश की कि जा करके वापस आने में इसको कितना टाइम लगेगा। तो भाई साहब हमें ये 5 ट्रायल में ये 5 डेटा मिला है। हमने स्टॉप वॉच से कैलकुलेट करके ये डेटा लिखा हुआ है और स्टॉप वॉच के यूज करके हमने जो है 5 बार इसका टाइम पीरियड निकाला हुआ है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन सभी डेटा का एवरेज निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एवरेज निकाल रहे हैं। तो जैसे ही आप एवरेज निकालेंगे तो दिस इज द एवरेज वैल्यू। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सारे डेटा को ऐड कर देते हैं और जितना डेटा होता है क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये निकल के आ जाता है उसका वो जो वैल्यू है उस वैल्यू की एवरेज वैल्यू आ जाती है। ठीक है, एवरेज वैल्यू आ जाती है जो 5 मेजरमेंट हमने लिया है और उसका एवरेज जो है 3.6 आ जाता है। 3.6 जो है एवरेज वैल्यू है, इसी को आप ट्रू वैल्यू बोल के चलोगे। इसको क्या बोल के चलोगे? ट्रू वैल्यू। चूंकि आपने 5 ऑब्जर्वेशन लिया, 5 ऑब्जर्वेशन के वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो 5 को मिला करके एक वैल्यू में लेना है, दैट मीन्स द एवरेज वैल्यू। और एवरेज वैल्यू ही क्या है, ट्रू वैल्यू है। तो दिस इज द ट्रू वैल्यू, 3.6 इज द ट्रू वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर निकालने का कोशिश कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब एब्सोल्यूट एरर क्या है कि भाई साहब जो एरर आया है ना, जो मीन वैल्यू आया है, मीन वैल्यू बोलते हैं या इसको ट्रू वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू बोलते हैं या मीन वैल्यू बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो जो मीन वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हमने कैलकुलेट करा है यहाँ पे एवरेज निकाल करके। दिस इज द ट्रू वैल्यू, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मीन वैल्यू। मीन वैल्यू क्यों मीन वैल्यू? क्योंकि मीन हमने निकाला है यहाँ। ठीक है, सबके जोड़ के भाग दिया है। तो मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू जो आया है उसको हम प्रत्येक वैल्यू में से घटा रहे हैं। तो मीन वैल्यू में से आप क्या कर रहे हो, प्रत्येक वैल्यू को घटा रहे हो। मीन वैल्यू में से क्या कर रहे हो, प्रत्येक वैल्यू को घटा रहे हो। मतलब प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन है उस सारे ऑब्जर्वेशन के लिए हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग, दैट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन वैल्यू एंड द इस इंडिविजुअल वैल्यू इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या कहलाता है कि आपका जो मीन वैल्यू आया है, ठीक है, और मीन वैल्यू में से आप जो है घटा दे रहे हो इंडिविजुअल वैल्यू को, तो ये जो वैल्यू आ रहा है दिस इज द एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। अब ध्यान से यहाँ पर देखना है, यहाँ पे मोड अभी नहीं लगेगा, ये मोड अभी नहीं लगेगा, अभी सिर्फ ऐसे ही रहेगा ये कि x मतलब मीन वैल्यू माइनस ओरिजिनल मतलब मेजर्ड वैल्यू, मीन वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये आप क्या कर रहे हो, मीन में से मेजर्ड को घटा रहे हो, मेजर्ड को घटा रहे हो मतलब ट्रू वैल्यू घटा रहे हो, तो एरर जनरेट करके दे रहा है। और वो जो एरर है वो एब्सोल्यूट एरर कहला रहा है। अच्छा, एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखे हुए, बट ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें 3.6 आया था ना, 3.6 आया था, इसका 3.6 आया है। अब 3.6 में से यदि मैं घटाऊं 3.9 को तो भाई साहब नेगेटिव वैल्यू दे देगा ये, तो -0.3
-0.1 0 आएगा, तो यहाँ जो आने वाला है वो माइनस आने वाला है और राइट साइड प्लस आने वाला है। राइट साइड कोई दिक्कत नहीं है। 3.6, तो 3.6 में से अगर मैं घटाऊंगा इसको 3.7 को, है ना, ये माइनस दे देगा, 3.6 में से घटाऊंगा तो प्लस में दे देगा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये प्लस में आएगा ना, हाँ ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है मेजर्ड एब्सोल्यूट एरर आ रहा है। एब्सोल्यूट एरर दोनों हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट एक होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, यहाँ पे बात आके समझ आती है मीन एब्सोल्यूट एरर में, कि आपके पास जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया है ना, डेल्टा x1, डेल्टा x2, इन सभी एब्सोल्यूट एरर को क्या करें, मोड लेकर के मीन निकाल लें। मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, मोड मतलब पॉजिटिव वैल्यू। इन सभी का मोड लेकर के जो वैल्यू आया था हमारा, नेगेटिव में भी आया था यहाँ वैल्यू, वो वैल्यू सारे के सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इन सारे वैल्यू का हमें मीन निकाल देना है, तो भाई साहब मीन एरर आ जाएगा। दिस इज द मीन एरर, और इसी को बोल रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, बिकॉज हमने एब्सोल्यूट एरर का मीन निकाला है। तो दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर, दिस इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने क्या करा, पूरा कहानी को एक बार फिर से समझते हैं। हमने करा क्या कि हमने एक प्रैक्टिकल करा। हमारे पास एक स्टॉप वॉच था, हमने क्या करा कि पेंडुलम को लटकाया और पेंडुलम को स्टॉप वॉच से 5 बार अलग अलग टाइम पीरियड निकाला, और जिसका वैल्यू ये 5 बार अलग अलग इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है ना, एक बार सेम भी है। आगे अगर हम लोग देखें, फिर हमने उस वैल्यू का मीन निकाला, तो मीन निकाल करके हमने कहा कि देखो इस 5 अलग अलग को रखने का जरूरत नहीं है, इन सबको मिला के आप 3.6 के बराबर बोलो कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 3.6 के बराबर है। अब इसी वैल्यू को हम ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू के नाम से बोल दिए, यही जो वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू होगा या मीन वैल्यू होगा, ठीक है। अब आगे हमने कहा कि अब एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालोगे, तो जो ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू आया है उसमें से प्रत्येक इंडिविजुअल को घटाते जाओ, तो घटाते गए यहाँ पे, तो इस प्रकार से क्या आ गया यहाँ पे, वो आ गया एब्सोल्यूट एरर। अब इस एब्सोल्यूट एरर के मोड को लेकर के हम, मतलब मैग्नीट्यूड को लेकर के, मोड मतलब मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को लेकर के क्या करो, सबको ऐड कर दो और ऐड करके मीन वैल्यू निकाल दो, तो दिस गिव्स द मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब हमको आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आगे हम बात कर रहे हो कि वो जो रिजल्ट आया है ना, उस रिजल्ट को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो भाई साहब रिजल्ट जो आया है तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का, वो एक्चुअल वैल्यू, इसी को आप मीन वैल्यू बोल रहे हो, इसी को आप ट्रू वैल्यू बोल रहे हो। तो एक्चुअल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू प्लस में जो एरर आया है ना, ये एरर है यहाँ, ठीक है। दिस इज एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर जो है वो जो एवरेज एरर आया था सारा को मिला करके, तो वो हमने एरर लिख दिया। डेटा को सारा मिला करके एक डेटा आया था तो वो लिख दिया। तो जो रिजल्ट है हम कह सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा कि 3.6 तो मीन वैल्यू होगा और 0.1 उसका एरर होगा। दैट मीन्स मैक्सिमम एरर जो देगा इंस्ट्रूमेंट, वो स्टॉप वॉच जो वहाँ पे दे रहा है 0.1 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया वहाँ पे। तो द रिलेटिव, अब आगे आती है रिलेटिव एरर के बारे में। अभी तक हमने क्या देख लिया, एब्सोल्यूट एरर के बारे में, मीन एब्सोल्यूट एरर के बारे में। अब रिलेटिव एरर क्या होता है ये समझना है। तो कह रहा है कि जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आया है, ठीक है, डेल्टा एक्स जो आया है, उस डेल्टा एक्स में आप क्या करो कि मीन वैल्यू से भाग दे दो। दिस इज द मीन वैल्यू, मीन वैल्यू। जैसे ही आप मीन वैल्यू से भाग दोगे तो जो नया एरर बनेगा इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रैक्शनल एरर, दिस इज द फ्रैक्शनल एरर, TIONL, फ्रैक्शनल। एक मिनट, है ना, यहाँ पर टिपा जा रहा है TIONL, फ्रैक्शनल एरर। तो ये फ्रैक्शनल एरर हो गया यहाँ पे, ठीक है। बात को समझ रहे हैं कि फ्रैक्शनल एरर हो गया मतलब जो मीन एरर आया है उसी में हमें मीन से भाग दे देना है। तो फ्रैक्शनल एरर जैसे यहाँ पे निकाला, फ्रैक्शनल एरर की वैल्यू 0.0277, इसको हमने क्या करा, राउंड ऑफ कर दिया है 7 को, तो ये 8 में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। आगे अगर हम लोग देखें तो परसेंटेज एरर की बात आती है। तो जो एरर मीन एरर हमने अभी निकाला है रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर को ही हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, रिलेटिव एरर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंटेज में कर देंगे। तो 100 से गुना करके यहाँ परसेंटेज लगा देंगे, तो दिस इज कन्वर्टेड इन परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो वैल्यू आया था 0.25, इसमें 100 से गुना किया गया, दिस कन्वर्टेड 2.5%, 2.5% इज द परसेंटेज एरर।
यानी कि जो रिलेटिव एरर है, जो फ्रैक्शनल एरर है, वही परसेंटेज एरर है, बस उसको खाली परसेंटेज में लिख दिया जा रहा है, बस इतना ही सिर्फ अंतर है कि परसेंटेज में लिख दिया जा रहा है। अब लिस्ट काउंट एरर क्या है? लिस्ट काउंट एरर जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम बताया था कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितना कम से कम वैल्यू मेजर करेगा वो क्या कहलाएगा? उसका लिस्ट काउंट कहलाएगा। अब लिस्ट काउंट के बराबर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं गलती, है ना? तो द लिस्ट काउंट एरर इज द एनी इंस्ट्रूमेंट इज द इक्वल टू इज द रिजोल्यूशन, उसके लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो लिस्ट काउंट के बराबर एरर करते हैं। द लेंथ ऑफ द पेन इज लाइकली टू बी द विद इन 0 पॉइंट इतना सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर लेंथ निकाला गया कि एक पेंसिल है और इसका जो है अगर हम कैलकुलेशन निकाल रहे हैं इस स्केल पे रख के, तो स्केल लगभग 1 सेंटीमीटर के कम का एरर देता है, जो कि 1 सेंटीमीटर के कम मतलब 0.1 सेंटीमीटर मतलब 1 mm। तो 1 mm का लिस्ट काउंट होता है इसका। दिस इज द लिस्ट काउंट 1 mm होता है ना, इस स्केल का। तो ऑब्वियस सी बात है कि पेन का लेंथ निकालते समय गड़बड़ी कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा तो 0.1 सेंटीमीटर का गड़बड़ी होगा। इसीलिए इस पेन की जो लेंथ होगी वो होगी 4.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। चूँकि 4.7 कंप्लीट होगा, इसके बाद 0.1 का पता नहीं, ये बढ़ हो सकता है, घट सकता है। इसीलिए एरर को प्लस माइनस में लिखा जाता है, ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। अब एरर का हमने यहाँ तक कर लिया है, जोड़ना सीख लिया है, घटाना सीख लिया, सॉरी जोड़ना घटाना नहीं सीखा है, मतलब एरर के टाइप हमने सीख लिया है कि कितने तरह के एरर होते हैं, उस एरर को निकालते कैसे हैं। अब जो मुख्य टॉपिक है हमारा एरर में, वो मुख्य टॉपिक है भाई साहब एरर का कैलकुलेशन करना, एरर को बनाना, एरर निकालना, एरर से सवाल करना। तो अगला जो लेक्चर होगा वो होगा एरर पे आधारित, और उसमें हम लोग जनरली सवाल बना रहे होंगे और हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे किस प्रकार से एरर को डील करते हैं सवाल में। अभी तक हमने कॉन्सेप्ट का बेसिक सीखा है, अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाया है कि कैसे कैसे हम लोग उसको समझते हैं। चलिए तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।